सबसे पहले बात करते हैं जज रीता कौशिक की, जो जौनपुर में प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज हैं। तो रीता कौशिक जज जो हैं ये सिर्फ भ्रष्ट ही नहीं है, करप्ट ही नहीं है, ये इनकॉम्पिटेंट भी है, जिन्हें अपना काम नहीं आता और ईविल जज हैं। ये मैं आपको बताऊँगा कैसे है। तो रीता कौशिक के कोर्ट में जो करप्शन शुरू होता है ना, वो ₹50 से शुरू होता है। इनके कोर्ट में एक पेशकार है, उसका नाम माधव है। ये जज के ठीक बगल में बैठता है, वहीं पर। और ये जो माधव है, ये हर किसी से, चाहे वो बूढ़ा हो, आदमी हो, औरत हो, गरीब हो, अमीर हो, सबसे ही पैसे लेता है। जनरली 50 रुपए लेता है ज़्यादातर लोगों से। बट हम जैसे जो मोटे मुर्गे हैं, जो बैंगलोर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और ठीक-ठाक पैसे कमाते हैं, उनसे इनकी डिमांड ₹500 से लेकर ₹1000 तक होती है, नेक्स्ट डेट देने के लिए। तो ये जो नेक्स्ट डेट्स मिलते हैं, इसमें अगर हमने लंबी डेट माँगी कि हमें बार-बार आना-जाना पड़ता है, या फिर हमने शनिवार की डेट मान ली कि उस दिन हमारी छुट्टी होती है और हम कोर्ट डेट अटेंड करेंगे, तो हमारा 1 दिन बच जाएगा। ऐसी चीज़ों के लिए उसे 500 से ₹1000 चाहिए। आप गिड़गिड़ाएँ वहाँ पर, और ये भी ये आराम से नहीं देंगे, आपके साथ अ, मस्ती करके देंगे। इनका ऑफ़न एक्सप्रेशन होता है कि आपको हम बुधवार ही दे पाएँगे, शनिवार तो नहीं हो पाएगा। या फिर इतनी लंबी डेट नहीं, हम 7 दिन में, 15 दिन में ही देंगे, 2 दिन में ही देंगे। आप इनसे सर-सर करके काफ़ी गिड़गिड़ाओगे और पैसे दोगे, तब जाकर कहेंगे आपकी बात मान लें। अगर सामने वाले वकील ने या मेरी मदर इन लॉ ने वहाँ पर अगर बोल दिया डेट, तो फिर वो आप पैसे देने के बाद भी आपको नहीं मिलेंगे, आप और हरास होगे। तो ये कोर्ट में गीता कौशिक जज के सामने ही पैसे लेता है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा जौनपुर कोर्ट में ये बड़ी सार्वजनिक सी बात है कि ये जो रीता कौशिक जज हैं और इनके पति जो हैं, वो भी जहाँ तक मेरी जानकारी है जौनपुर कोर्ट में हैं या थे। ये दोनों ही घूस लेकर जजमेंट देते हैं। ये एक आम सार्वजनिक बात आप सुन सकते हैं जौनपुर कोर्ट में। अब इनके पति के बारे में मुझे नहीं पता, मैं उनके इसमें नहीं गया और मैं उन पर ये इल्ज़ाम अभी नहीं लगाना चाहूँगा बिना किसी जानकारी के। लेकिन रीता कौशिक जज जो है, वो करप्ट है, ये मुझे पता है, क्योंकि उन्होंने खुद मुझसे घूस के पैसे माँगे। अ, अब मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे, क्यों मैं सुसाइड कर रहा हूँ, कैसे अ, एक्सप्लिसिट इंस्टिगेशन ऑफ सुसाइड हुआ, जज के सामने हुआ, जज का इम्प्लिसिट अप्रूवल है उसे इसके लिए। तो मैं डेट्स के साथ ही बताना चाहूँगा काफ़ी सारा प्रूफ़ को, जो कोई अगर टैम्परिंग करने की कोशिश करेगा डॉक्यूमेंट्स, तो मेरे पास सारे सर्टिफ़ाइड डॉक्यूमेंट्स हैं। तो कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के साथ और फाइल के साथ कोई छेड़खानी ना करें, मेरा यही सजेशन है, नहीं तो ये तो और भी अपराध होगा। तो 21 मार्च 2024 को मेरा क्रॉस होने के पहले लंच लंच के बाद सेकंड हाफ में क्रॉस होता है जनरली जौनपुर कोर्ट में, रीता कौशिक के कोर्ट में। तो मैं जाकर बैठा था लंच के टाइम पे, उसके बाद क्रॉस होना था मेरा। मुझे जब मैं गया कोर्ट में तो अंदर बुलाया गया। अंदर बुलाया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी पहले से ही अंदर है, और जज ने बोला कि तुम ये कोर्ट के केसेस सेटल क्यों नहीं कर देते हैं? मैंने बोला कि मैम, इन्होंने आपके जो 20,000 के इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर है, उसके बाद इन पहले 1 करोड़ माँग रहे थे, अब 3 करोड़ माँग रहे हो। तो इस पर जज का रिप्लाई ये था, इसका मतलब कि तुम्हारे पास 3 करोड़ होंगे तभी तो माँग रही हो। मैं बिल्कुल ही शॉक था सुन के कि कैसे ये बोल सकती है टीचर, बट और भी शॉक्ड होना था मुझे। उसके बाद मैंने बोला कि मैडम, ये इसने मेरे माँ-बाप, भाई सब पर, मुझ पर इतने सारे मुकदमे डाल रखे हैं। ये पिटीशन आप पढ़ के देखो, सारे गलत इल्ज़ाम लगाए हैं। तो जज का कहना था कि तो फिर क्या हो गया, तुम्हारी पत्नी है, अगर तुम पर गलत केसेस डाल भी दिए तो क्या हो गया, ऐसे ही होता है ना? ये सुनकर मैं और भी शॉक था। मैंने फिर बोला कि मैम, अगर आपको पता नहीं तो लाखों लोग इन गलत केसेस की वजह से, लाखों आदमी सुसाइड करते हैं। यहाँ पर मेरी पत्नी बोलती है कि तो फिर तुम क्यों नहीं कर लेते? और ये सुन के वो जज हँस पड़ती है। ये तो सुनने के बाद मैं स्पीचलेस ही था। मैं चुपचाप खड़ा था, फिर जज ने मेरी पत्नी को बाहर जाने को बोला और मुझसे बोला कि देखो, ये केसेस तो ऐसे ही चलते हैं, सारे केसेस ऐसे ही डाले जाते हैं, झूठे होते हैं, सबको पता है, लेकिन सिस्टम ही यही है। तुम इसे सेटल कर लो, मैं तुम्हारा सेटल करवा दूँगी। 5 लाख रुपए तुम दो मुझे और मैं तुम्हारा केसेस सेटल करवा दूँगी इसी कोर्ट में। नहीं तो जीवन भर इन्हीं कोर्ट्स के चक्कर तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली काटती रहेगी और काटते रहोगे। ये सुनने के बाद तो मैं मेरे
पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि जज ओपनली मुझसे घूस माँग रही है, डायरेक्टली। मैंने कहा मैम आप हमारा जजमेंट मेरिट पे दो। मेरे पास हमारा इसका क्रॉस एग्ज़ामिनेशन हुआ है जिसमें इतनी सारी चीज़ें प्रूफ हो रही हैं। मेरा क्रॉस एग्ज़ामिनेशन अब खत्म होने वाला है। एविडेंसेस हैं मेरे पास इतने, है ना? तो जज बोली कि ठीक है हम तुम्हारा केस जो है मेरिट पे ही लड़ेंगे, देख लो, जाओ। मैं बाहर आया, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन हुआ और फिर मैं वापस आ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? मैंने कई लोगों से पूछा। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा ये 2024 का जो डेट बताया ये पहली बार मुझसे घूस नहीं माँगा गया था। जब ये शुरू-शुरू में जज आई थी, तब पेशकार ने मुझे अपना नंबर दिया था और मुझे कॉल करने को बोला था कि आप इतनी दूर से आते हो, तो आपको इतनी परेशानी होती है, हम कोशिश करेंगे कि आपको इतना दौड़ना नहीं पड़े। मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने पेशकार माधव ने मुझसे 3 लाख रुपए माँगे। कहा कि हम जज से बात कर लेंगे और हम आपका केस सेटल करा देंगे। ये 2022 में जब ये शुरू-शुरू में जज आई थी, तब मुझे पेशकार ने माँगे थे। तब मेरा मानना था कि शायद ये पेशकार खुद पैसे खाने के चक्कर में है और ये मुझे मेरा पैसा खा जाएगा। तो मैंने उसे भी कहा था कि नहीं हमारे पास बहुत एविडेंस है, हमारे पास 3 लाख रुपए नहीं है देने को, हम देखते हैं। लेकिन उसके बाद जो हुआ अब मैं अगर वापस जोड़ने की कोशिश करूँ तार तो मुझे लगता है कि तब भी जज का ही हाथ था क्योंकि उस कॉल के बाद जब मैं गया तो जज ने का बिहेवियर ये था कि मैं तुरंत अब इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर पास करूँगी। तब हमने ज्यूरिसडिक्शन का एप्लीकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एप्लीकेशन डाला हुआ था। मेरी वाइफ ने जो रजनीश वर्सेस नेहा एफिडेविट होता है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन, इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर पास करने के पहले आपको रजनीश वर्सेस नेहा एफिडेविट का कंप्लायंस करवाना पड़ता है। नियम ये है कि पहले पत्नी को अपनी आय अपना आय का स्रोत और लायबिलिटीज़, एसेट्स ये अपनी डिक्लेयर करने पड़ते हैं रजनीश वर्सेस नेहा फॉर्मेट में। फिर हस्बैंड को कुछ हफ्ते टाइम मिलता है, उसे सबमिट करना पड़ता है, तब इंटरिम मेंटेनेंस डालना पड़ता है। उस वाक़ये के बाद जब मैंने घूस देने से इनकार कर दिया पेशवा को 2022 में, तब जज का ये रवैया था कि और ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत डिले कर रहा था। कुछ मार्च अप्रैल में कुछ हमारा फर्स्ट अपीयरेंस था, मैं पहले बार नोटिस के बाद ही अपीयर हो गया था और कुछ महीनों बाद ही ये वाक़या हुआ है। तो उस समय अ, हमने ऑब्जेक्शन डाला। मेरी पत्नी ने जहाँ अपना सारा डिटेल भरना है, वहाँ सब कुछ मेरा डिटेल भरा। जैसे कि मेरी आय उसके हिसाब से क्या है, मेरे एसेट उसके हिसाब से क्या है, मेरी फैमिली के एसेट्स उसके हिसाब से क्या हैं, अपनी जानकारी की जगह मेरी जानकारी भरी, अपनी कोई जानकारी नहीं भरी। उसने अपना एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन भी गलत भरा, जो मैंने बाद में प्रूव किया कि वो ग्रेजुएट नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट है। बट उसपे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जज ने सिंपल बोला कि मैं तो इंटरिम ऑर्डर पास कर रही हूँ विदाउट कंप्लायंस और कोई में हमारे एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं की और इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमने तब पैसे नहीं दिए थे, है ना? अ, और उसकी वजह से ये रवैया था। सिर्फ़ हमें 10 दिन का टाइम दिया जो अपना तो हमने फटाफट फिर अपना इंटरिम मेंटेनेंस के अगेंस्ट एप्लीकेशन दिया। हमने रिटन स्टेटमेंट फाइल किया एटसेट्रा, एटसेट्रा। लेकिन मेरी वाइफ़ का रजनी सोशल मीडिया कंप्लायंस नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। उन्होंने ऑर्डर पास किया और अपने ऑर्डर में ये झूठ लिखा कि इनफ अपॉर्च्युनिटी दी गई है हमें रजनी सोर्सेज़ में यहाँ फाइल करने के लिए, जबकि वो कुछ ही डेट्स हुए थे। तो ऐसा भी नहीं कि इनफ टाइम मिला था हमें। अब ये हो गई करप्शन की बात। है ना? तो यहाँ पे आपको जानने को मिला कि कैसे करप्शन में ₹50 से करप्शन शुरू होता है, जज के सामने में ही। कैसे पेशकार जज के बिहाफ़ पे पैसे माँगता है, जज खुद पैसे माँगती है ना? और नहीं देने पर कैसा हरासमेंट करती है और कैसे जौनपुर में ये सार्वजनिक बात है।